मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने कार्ल मार्क्स के जो द्वंद्ववाद व भौतिकवाद एवं जो अतिरिक्त मूल्य के जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। तो इस प्रश्न को पढ़ें इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप ये पीडीएफ फ्री में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो पॉलिटिकल साइंस जो फाइल वाले सेक्शन में जाकर सर्च कर लेना, पॉलिटिकल साइंस, सारे शब्दों को छोटे शब्दों में सर्च करना, तभी आपको पीडीएफ मिलेगी। और पॉलिटिकल लिखोगे तो भी मिल जाएगा। तो अलग अलग पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर, उसमें से बीएफ फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ पढ़ लेना। ये पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। साथ के साथ इसी जो पेपर पे अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर जरूर से देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं अपन। कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद व भौतिकवाद के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत व उनके क्रांतिकारी दर्शन व पूंजीवादी व्यवस्था के विश्लेषण के आधार स्तंभ थे। मतलब कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्ववाद व भौतिकवाद का जो सिद्धांत है और जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो उनके द्वारा जो क्रांति के जनक के रूप में देखा जाता है कार्ल मार्क्स को। उनके जो क्रांतिकारी विचार रहे, उनके जो पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति उनके जो विचार थे, उसके ऊपर उनका जो क्या है, एक बहुत बड़ा जो विश्लेषण है, आधार स्तंभ है। उनके विचार कैसे थे पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर, कैसे उनको क्रांतियों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसके बारे में, इन दोनों सिद्धांतों से हमें उनके विचारों के बारे में पता चलता है। समझ में आ गया? आपके बहुत बड़े आपके सामने क्रांतिकारी व्यक्ति रहे ये। पहला पॉइंट है इनका द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने हेगले के विचारवादी द्वंद्ववाद को पलट दिया और भौतिक जगत पर लागू किया। उनका मानना था विश्व की मूलभूत वास्तविकता विचार नहीं बल्कि पदार्थ हैं, यही पदार्थ ही इतिहास का संचालन करते हैं। मतलब जो कार्ल मार्क्स ने जो हेगले का जो विचार था द्वंद्ववाद का, उसको मतलब कि लोग विचारधाराओं के आधार पर चलते हैं, उन्होंने इसको पलट दिया। और इन्होंने क्या माना कि पूरी दुनिया है वो क्या आपके सामने सिर्फ पदार्थों से, मेटेरियलिस्टिक है, पैसों के माध्यम से पूरी दुनिया चलती है। ये सीधा सीधा अगर मैं आपको कुछ शब्दों में समझाऊं तो उनका यही मानना था कि पूरी दुनिया विश्व की मूलभूत वास्तविकता विचार नहीं है बल्कि पदार्थ है। समझना, हेगले ने कहा था कि पूरी दुनिया की जरूरत विचार है, विचारों के हिसाब से पूरी दुनिया चलती है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा दुनिया विचारों के आधार पर नहीं चलती, पैसों के आधार पे चलती है। उदाहरण के लिए बताऊं भाई, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप चाहे थोड़ा सा गलत भी बोल जाओगे ना तो लोग आपकी बात से सहमत हो जाएंगे, और आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप कितनी सही बात करो लोग आपको दरकिनार कर देंगे, लोग आपकी बातों का महत्व नहीं देंगे। पैसा आता है तो लोगों की जो उसकी बात, जो व्यक्ति होता है उसकी बातों का महत्व भी होना शुरू हो जाता है। कहते हैं वाह क्या शानदार बात कही है। और अगर किसी के पास पैसा नहीं होता वो कहते हैं कि अरे ये तो फ्री में ज्ञान देता रहता है, इसका क्या होता है ना ऐसा। तो यही आपके सामने, यही बात आपके सामने सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने कही थी कि विश्व है, पूरी दुनिया है, वो आपके सामने विचारों से नहीं चलती है, पैसों से चलती है, पदार्थ से चलती है। और यही आपके सामने पदार्थ पूरी दुनिया को चलाने का काम करते हैं। प्रक्रिया की बात करें, किस प्रक्रिया के अनुसार? डीएम के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार विकास एक द्वंद्ववाद की प्रक्रिया के अनुसार चलता है। द्वंद्ववाद मतलब थीसिस, प्रतिवाद मतलब एंटीथीसिस, व स्वाद मतलब क्या होता है, सिंथेसिस। पदार्थ के अंतर्गत आपके सामने विरोधाभास परिवर्तन को जन्म देते हैं, और आपके सामने जो जितने भी जो बदलाव देखने को मिलते हैं वो क्या करते हैं, आपके सामने सभी चीजों में। वाद मतलब कोई भी चीज पे आपको क्या करना, उस चीज पे चर्चा करना। प्रतिवाद मतलब आपके सामने किसी से सहमत हो, प्रतिवाद मतलब असहमत हो, और फिर संवाद होता है। तो इन सब चीजों के हिसाब से सभी चीजें चलती हैं। आलोचना की बात करें, आपके सामने आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें, भाई क्या कैसी सफलता रही, कैसी असफलता रही। सफलता की बात करें, इस सिद्धांत ने समाज को समझने के लिए एक वैज्ञानिक व तार्किक ढांचा में प्रदान किया। मतलब जो कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत ने पूरी दुनिया के सामने एक वैज्ञानिक व तार्किक ढांचा दिया और इतिहास में सामाजिक परिवर्तनों को जो आर्थिक आधार है उसको व्याख्या दी। सबसे पहले पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से दुनिया कैसे चलती है, आर्थिक पैसे का क्या महत्व है, पूरी दुनिया में वस्तुओं का क्या महत्व है, पूरी दुनिया वस्तुओं के पीछे भागती रहती है। पूरी दुनिया सत्ता व जो राजनीति के पीछे क्यों भागती रहती है, क्योंकि उनको सत्ता मिलेगी, शक्ति मिलेगी और उपभोग की चीजें मिलेंगी, पदार्थ मिलेंगे।
और आर्थिक महत्व मिलेगा। तो पूरी दुनिया कैसे आर्थिक आधारों पर टिकी होती है उसको वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास किसने किया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा ही सबसे पहले किया गया था। आलोचना की बात करें भाई इसकी, यह सिद्धांत इतिहास के अत्यधिक नियतिवादी बना देता है, जहां मानव चेतना व विचारों को भूमिका गौण कर देता है। भाई कोई भी चीज होती है, कोई भी पहलू होते हैं, उसके दो होते हैं, क्या तो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। तो इस जो आपके सामने जो ये सिद्धांत है, इसकी पॉजिटिव साइड यही है कि इसने सबसे पहले भौतिकवाद के बारे में बताया, लोगों को ये बताया कि दुनिया पैसे के माध्यम से, भौतिक वस्तुओं के माध्यम से चलती है, कोई भी विचार समझदारी का ज़्यादा महत्व नहीं। यही इसी की सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि पूरी दुनिया माना कि पैसों से चलती है, लेकिन विचारों का भी कहीं ना कहीं महत्व है। तो यही मानव चेतना व विचारों को क्या कर देती है, आप विचारों की भूमिका है जो लोगों के जीवन में उसको गौण कर देती है, शून्य कर देती है। भाई पैसा भी इंसान जब भी कमाता जब उसके दिमाग में अच्छे विचार होते हैं। आज लॉन्ग टर्म सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अच्छे कर्मों पे चलते हैं, अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को जन्म देते हैं। आलोचनात्मक तर्क देती है कि समाज का विकास केवल भौतिक कारकों पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि संस्कृति, धर्म और विचारों को भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। मतलब आलोचक इस चीज का तर्क देते हैं, समाज का विकास केवल भौतिक चीजों पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि सांस्कृतिक, धर्म और विचारों पर भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भाई ये बात बिल्कुल सही भी है। लोग चाहे एक बात, जो लोग आपके सामने पैसे से नहीं कोई काम करेंगे, लेकिन धर्म और देशभक्ति का नाम आ जाए, लोग मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, होता ना। तो कहीं ना कहीं विचारधारों का भी लोगों के जीवन में महत्व होता है। समझ में आ गया? लोग संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, देशभक्ति जैसी चीजों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। और वो कैसे होते हैं? क्या उनसे पैसा मिलता है? नहीं, विचारधारा होती है। वो विचारों का भी लोगों के जीवन में महत्व होता है। इन सब विचारों को आप पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं मान सकते, क्योंकि सामाजिक परिवर्तनों का नियमों को सत्यापित करना मुश्किल होता है। भैया जो विचार कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखे गए, इनको आप पूर्ण रूप से क्या नहीं मान सकते, इनको पूर्ण रूप से सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उनको सत्यापित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनको आप पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ढंग से भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि सामाजिक परिवर्तनों को आप अच्छे से नहीं समझ सकते हो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन समझेंगे कि भाई उनका जो पहला भौतिकवाद का सिद्धांत, तो मैंने आपको समझा दिया कि पूरी दुनिया पैसे से चलती है, विचारों से नहीं। अतिरिक्त मूल्य का एक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत अपनी कृति जो दास कैपिटल में प्रस्तुत किया, और यह सिद्धांत बताता है कि पूंजीवाद व्यवस्था में श्रमिकों का कैसे शोषण होता है। भाई जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा जो कृति उनकी लिखी गई, जो उसमें उन्होंने लिखा, उसमें जो दास कैपिटल उनकी जो कृति है, उसमें उन्होंने लिखा कि कैसे पूंजीवाद व्यवस्था है, जिन लोगों के पास पैसा होता है वो कैसे अपने श्रमिकों को का शोषण करते हैं। भाई तो आप खुद के देख लो, भाई अगर आपकी खेती है ना, और आप लावनी करवाते हो, है ना, और लावनी करवाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा हो, तो आप क्या सोचोगे? भाई से ज़्यादा काम करवा लिया जाए, अपना काम जल्दी से निपटा लिया जाए, ताकि सस्ते में काम हो जाए। समझते हो ना? आपको 50 रुपये कम सस्ता मजदूर मिल जाए, आप तुरंत उसी को लेकर आओगे। होता है ना ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि सभी की सोच ऐसी होती है, उनकी नहीं, पूंजीवादी लोगों की नहीं, सभी की सोच ऐसी होती है। सभी लोग इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। पहला पॉइंट है श्रम शक्ति। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक अपनी श्रम शक्ति को एक वस्तु के रूप में बेचता है। मूल्य उसका जीवन निर्वाह, भोजन, आवास व कपड़े व आवश्यक श्रम के लिए रूप में निर्धारित रहता है। मतलब श्रम शक्ति क्या है? कोई भी मजदूर आदमी है, भाई वो मेहनत करके क्या करेगा, उसमें जो मेहनत करने की क्षमता है उसको वो बेचता है। बेचने का अर्थ है कि वो भाई मजदूरी करता है। वो जो अपनी श्रम शक्ति को बेचता है, जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, श्रमिक करता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप, कोई भी व्यक्ति हो, भाई अपन श्रमिक वर्ग में आते हैं। तो क्या होता है उसमें आपके सामने? श्रमिक वर्ग का अर्थ ये नहीं तो जो मजदूरी करते हैं सिर्फ वही, हर व्यक्ति श्रमिक ही होता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको? जो काम कर रहा है वो, है ना। तो वो अपनी जो श्रम शक्ति को बेचते हैं और उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? पैसे मिलता है। उस पैसे से वो क्या करते हैं? भोजन, आवास व कपड़े हैं वो आपके सामने खरीदते हैं। और अगर उस व्यक्ति की जो श्रम शक्ति कम हो जाती है तो उसको जो जीवन का स्तर भी गिर जाता है। क्यों? अगर वह मजदूरी अच्छे से नहीं कर पाए, कोई काम अच्छे से नहीं कर पाए कोई आदमी, तो उसको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसका जीवन स्तर गिर जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? अतिरिक्त श्रम, श्रमिक वास्तव में अपने जीवन निर्वाह मूल्यों से अधिक समय का काम करता है। मतलब कोई भी श्रमिक होता है ना, वो अपने जीवन में जितना जीवन निर्वाह करने के लिए उसको जितना पैसा मिलता है ना, उस मजदूरी के बदले उसको जितना पैसा मिलता है ना, उससे ज़्यादा वो अपने मालिक को काम करके देता है।
भाई सीधी सीधी बात बताओ, आपने सीधा सुनाओ भाई, कहीं पे मजदूरी करने जाओगे, कहीं पे काम करने जाओगे, तो भाई व्यक्ति अगर आपको 400 रुपये का, अगर उसको 400 रुपये का काम करके दोगे ना, तब वो आपको 300 रुपये देगे। सुना है ना आपने सिद्धांत? तो ये वही बात है कि कोई भी मजदूर हो गया, उसको जितना पैसा मिलता है वो उससे ज़्यादा काम करके देता है। जैसे कि वो 8 घंटे काम कर रहा है तो वो 4 घंटे की अपनी मजदूरी के बराबर मूल्य पैदा कर देता है, लेकिन 4 घंटे का अतिरिक्त श्रम से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे पूंजीपति हड़प लेते हैं। तो उससे मैंने बताया ना आपको, 400 रुपये का काम करके दिया, 300 रुपये आपको मिले, 100 रुपये किसने रख लिए? जो मालिक है उसने रख लिए। यही कार्ल मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि अगर आप 8 घंटे कुल काम करते हो ना, तो उसमें आपको 4 घंटे का ही मेहनताना मिलता है, बाकी 4 घंटे तो ये जो पूंजीपति लोग होते हैं ना, ये अपने पास रख लेते हैं। समझे? आपको उस पैसे का मूल्य देते नहीं है। और जो आपके सामने जो अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? ये उत्पादित श्रम द्वारा पैदा किया गया मूल्य ही अतिरिक्त मूल्य। मतलब आप अपने मजदूरों द्वारा, श्रमिकों द्वारा कमाई की गई कमाई का जो पैसा रखते हो, उसी को अतिरिक्त मूल्य कहा गया है। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। जो पूंजीपति अपना लाभ बनाते हैं और यही शोषण का भी कारण होता है। इससे क्या होता है आपके सामने? पूंजीपति है, इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग करके क्या करते हैं? लाभ कमाते हैं और जनता का शोषण करते हैं, श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं। भाई ये पूरी दुनिया के अंदर कठोर परंतु सत्य वचन है ये, बिल्कुल कार्ल मार्क्स के। आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें, यह सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण की प्रकृति व वर्ग संघर्ष की व्याख्या करते को अत्यंत प्रभावशाली रहा। मतलब इन्होंने सिद्धांत दिया कि ये जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं आपके सामने? जो श्रमिक वर्ग होती है उसकी जो शोषण करने का काम करते हैं। वर्ग संघर्ष की जो व्याख्या, वर्ग संघर्ष है, कैसे पूंजीपति लोगों और श्रमिकों में संघर्ष चलता रहता है एक दूसरे के बीच में, उसको बहुत अच्छे से व्याख्या की है इनके द्वारा। समझ में आ गया? इसमें श्रम के वास्तविक महत्व को रेखांकित किया और इसमें यह भी बताया गया कि एक इंसान है ना कितना मेहनत करता है, एक श्रमिक वर्ग है वो कितना मेहनत करता है, और इसका फायदा किसको मिलता है? पूंजीपति लोगों को इसका फायदा मिलता है। श्रमिक आंदोलन का सैद्धांतिक आधार प्रदान किया, और इन्होंने सबसे पहले जो श्रमिक आंदोलन उसके सिद्धांतों के बारे में सबसे पहले किसने बताया आपके सामने? जो कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया है सब सिद्धांत। आलोचना की बात करें, आधुनिक अर्थशास्त्री ने इस सिद्धांत को एकांकी माना। उनका तर्क था कि मूल्य केवल श्रम द्वारा ही नहीं, पूंजी प्रबंधन, जोखिम वहन, प्रौद्योगिकी व उद्यमी द्वारा भी सर्जित होता है। भाई आपके सामने जय अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था कि ये जो कार्ल मार्क्स ने बात की सत्य जरूर है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पूंजी है ना भाई, कोई आदमी अपना, एक बात हो, कोई काम करवा रहा है, वो अपना पैसा भी खर्च करता है, उन मजदूरों से सही से कार्य भी कराता है। कई आदमी ऐसे होते हैं 8 घंटे काम करके, है ना, 8 घंटे काम तो करते हैं, लेकिन वो पैदावार आपके सामने 3 घंटे की नहीं करते। उनको मेहनताना 4 घंटे का देना पड़ रहा है आपके सामने बराबर के काम का, लेकिन वो 3 घंटे का काम नहीं करता है। तो उसको भी मैनेज करना होता है, जोखिम भी लेना होता है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रौद्योगिकी भी लेनी होती है और तकनीकी भी लगानी होती है। जब एक एंटरप्रेन्योर है, जब एक व्यापारी या पूंजीवादी व्यक्ति जब इन सभी चीज़ों को लगाता है, रिस्क लेता है, तब वो पैसे कमाता है। ये किसका मानना है? अर्थशास्त्रियों को मानना है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीपतियों की प्रबंधीय व नवों की भूमिका को अनदेखा किया है। कार्ल मार्क्स के जो अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, जो कार्ल मार्क्स ने जो पूंजीपति लोगों ने जो कैसे वो आपके सामने पैसे का प्रबंधन करते हैं अच्छे से, कैसे वो जोखिम लेते हैं, उन सब चीज़ों को इन्होंने क्या किया है? अनदेखा कर दिया पूर्ण रूप से। ये सिद्धांत मूल्य के निर्धारण के लिए मांग व आपूर्ति की जो भूमिका होती है उसको भी महत्व नहीं देता। और ये सिद्धांत किसकी बात नहीं करता है? मांग व आपूर्ति की जो भूमिका होती है उसको भी स्पष्ट रूप से नहीं बताता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? कार्ल मार्क्स की बात करें, मार्क्स ने ये दोनों सिद्धांत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान के लिए अत्यंत मौलिक हैं। यद्यपि उनके सिद्धांतों की वैज्ञानिकता पर प्रश्न उठाए गए हैं और उन्होंने कुछ भविष्यवाणी केवल 2 वर्गों का होना ही पूरी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी शोषण के विश्लेषण के लिए एक प्रभावशाली वैचारिक ढांचा प्रदान किया। कार्ल मार्क्स ने आपने क्या किया है? जो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के जो मौलिक सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों को आपने एक साथ लगाकर रख दिया है। इस सिद्धांतों पर आपके सामने जो क्या हो सकते हैं, प्रश्न तो उठ सकते हैं, लेकिन आपके सामने उनकी कुछ भविष्यवाणियां हैं, जैसे कि केवल 2 वर्गों का होना वो पूर्ण नहीं हुई, और उनका सामाजिक परिवर्तन है, जो वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी शोषण के विश्लेषण एक प्रभावशाली ढांचा भी। देखो कार्ल मार्क्स ने 2 वर्गों का बात की गई थी, है ना, बेंजुआ
और आपके सामने प्रोटेस्टर, मतलब लेबर वर्ग और आपके सामने जो मालिक और मजदूर, दो वर्गों की बात की। इस दुनिया में दो ही वर्ग होंगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ आपके सामने। लेकिन उन्होंने जो सबसे पहले जो पूंजीवादी व्यवस्था पे अपने विचार प्रकट किए थे वो सत्य जरूर है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। बस यही बात है। समझ में आ गया आपके सामने? तो ये प्रश्न था आपके सामने, कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत है और जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।